Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the second lecture of the Unit 2 of subject Quantity Estimation and Construction Management. Okay. In this first lecture, we will understand about the project management and the content and the parts of the project management. What is the phases of the project management? In this lecture, we will understand about the methods of project management. पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जाना था, प्रोजेक्ट साइकिल, प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके, एंड द प्रोजेक्ट. इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वी कैन से द मेथड ऑफ शेड्यूलिंग आल्सो, मेथड ऑफ शेड्यूलिंग, इसे मेथड ऑफ शेड्यूलिंग भी कहते हैं एज वेल एज मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बेसिकली क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अल्टीमेटली शेड्यूलिंग में ही पूरा प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेज हो जाता है, बाकी चीज़ें तो हम ओवरव्यू या सुपरविजन के लिए रह जाती हैं. ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास 5 मेथड हैं. इन पाँचों मेथड के बारे में जानेंगे. इस लेक्चर में हम पहला मेथड बार चार्ट और गैंट चार्ट के बारे में जानेंगे. ये होता क्या है, इससे क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको कैसे बनाते हैं. ओके, सो द मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट आर फर्स्ट इज बार चार्ट और गैंट चार्ट. गैंट चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसने इस मेथड को इन्वेंट किया था उसका नाम था गैंट. दूसरा आता है माइलस्टोन चार्ट, थर्ड इज ए लिंक बार चार्ट, फोर्थ वन is network chart, and last one is work breakdown structure. Okay, we will understand all of these method in the upcoming lecture in this lecture. Now the first method of the project management is a bar chart. What is bar chart? The bar chart were introduced by the Henry Gantt around 1900 AD. So this method is called as Gantt chart also. तो बार चार्ट का जो इन्वेंशन है या जिसका हम बोल सकते हैं हमने इन्वेंट किया, वो गैंट, हेनरी गैंट नामक एक साइंटिस्ट ने किया था, मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट कुछ भी कह सकते हैं, उसने किया था 1900 एडी में. सो इस बार चार्ट मेथड को हम गैंट चार्ट मेथड भी कहते हैं. ओके, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी वर्सेस टाइम. एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं टाइम टू टाइम, उसके टाइम के साथ जो रिलेशन होता है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करके ये बार चार्ट बनाया जाता है और गैंट चार्ट बनाया जाता है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाउ इन द ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 2 एक्सिस होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. वी कैन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस डिनोट्स द टाइम ड्यूरेशन of the project, and the vertical axis or y axis denotes the activities, different activities of the project. Okay, एक्टिविटी बेसिकली हम इसे बार चार्ट क्यों बोलते हैं, इसे ग्राफ में डिपेंड किया जाता है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं वो अल्टीमेटली बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं. दैट्स वाई वी कॉल दिस मेथड एज ए बार चार्ट मेथड. ओके, नाउ सम अब एक्टिविटीज़ के बारे में समझ लिया. अब जो बार्स बनाए जाते हैं, बार्स क्या होते हैं? दिस इज अ बार इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन और सर्कुलर फॉर्मेशन, एनी वन. दिस इज अ बार, दिस इज बार. ओके, द बिगिनिंग ऑफ अ बार, दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ बार is called as a time to start. Which time that start the activity is called the time to start the activity, and end of the bar is called the end of the activity. Okay. Okay. The length of a bar represents the time required to completion of activity, and this length अगर हम इसे परपेंडिकुलर डालें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो जो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, विच इज़ कॉल्ड एज अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर दिस प्रोजेक्ट. ओके, हम समझते हैं तरीके से. नाउ दिस इज अ बार चार्ट, आइडियल बार चार्ट वी कैन से, जिस सबको दिख रहा होगा. This is the vertical axis or a y axis in which the activity is denoted, and the horizontal axis or we can say x axis time is shown. Okay, this is the bars or we can say this is the activities. This is the first activity. This is the second activity. Why we call this is first activity and second activity? Because देखो, हमने बोला था, हमने समझा था कि टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिनोट करते हैं. तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का जो कॉम्बिनेशंस है या बोल सकते हैं मीटिंग पॉइंट है, इज कॉल्ड द ओरिजिन. यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है. ओके, तो यहीं से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो यहाँ से ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी. तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्टिविटी.
क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी एक्सेस से जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो दिस इज फर्स्ट एक्टिविटी, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिविटी द सेकंड एक्टिविटी विल स्टार्ट। ओके, दिस इज अ बार, दिस इज अ बार और एक्टिविटी। The starting of the bar is called as a starting of the activity. The end of the bar is called as the finishing of activity. Okay, and the length of a bar is denotes as the time duration to completion the activity, particular activity for the project. This is the time duration. Let's say this is a 2 days and this is 10 days. So time duration of this activity becomes 10 minus 2, 8 days. It means 8 days took 8 days will take complete this activity, second activity। ठीक है, समझ रहे हैं हम? दिस लेंथ रिप्रेजेंट द टाइम ड्यूरेशन। तो दिस एक्टिविटी को जो ख़त्म होने में जो टाइम लगेगा वो 8 दिन लगेंगे, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो दिस इज अ बार चार्ट। हम समझ चुके हैं बार चार्ट इस तरीके से बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बार्स को एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटी को सॉरी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस में एक्टिविटी ई रखते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम को डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द बार इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी एंड एंडिंग ऑफ द बार इज कॉल्ड फिनिशिंग और कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। This is the first activity because it starts from the origin or the y axis, and the second activity because after the completion of the first activity this activity will start। okay, हमने ये बार चार्ट के बारे में समझ लिया, दिस इज अ बार चार्ट। अब बार चार्ट के कुछ कंपोनेंट आगे की बात समझ लेते हैं। अब बार चार्ट के कुछ एडवांटेजेस जान लेते हैं, इसके कुछ फ़ायदे जान लेते हैं या उसकी कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं। बार चार्ट सिंपल तरीके से हमने देखा, बहुत सिंपल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्टिविटी हमें पता है उसको टाइम ड्यूरेशन में लिख दिया, अदर एक्टिविटी इस तरीके से जो चार्ट हम बनाएंगे उसको बार चार्ट कहते हैं। तो सिंपल है, क्यों सिंपल है? पहला पॉइंट समझते हैं कि ये सिंपल ड्रॉ है, मतलब हम सिंपल तरीके से वाई एक्सिस ड्रॉ की, एक्स एक्सिस ड्रॉ की और सिंपल तरीके से हमने बार्स को ड्रॉ किया। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टू ड्रॉ, ईजी टू अंडरस्टैंड। हम समझ सकते हैं कि दिस इज अ फर्स्ट एक्टिविटी बिकॉज यहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, उसके बाद कोई तीसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। समझ पा रहे हैं कि एक्टिविटी स्टार्ट होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड बार चार्ट, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ड्रॉ। ओके, द सेकंड एडवांटेज ऑफ दिस बार चार्ट इज स्किल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द बार चार्ट। हमको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्किल पर्सन की, हमको ये बता दिया जाए कि बस ये एक्टिविटी इतने समय से स्टार्ट होगी और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से उसने एक वही पहला वाला फंडा, उसने एक्सेस ड्रॉ की, वाई एक्सेस ड्रॉ की और जिस टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, उस तरीके से उसने बार चार्ट ड्रॉ कर दिया। ये एक्टिविटी हमारी पहले दिन से स्टार्ट होती है और 4 दिन पर जाकर ख़त्म हो जाती है, तो पहली एक्टिविटी ख़त्म। सेकेंड एक्टिविटी विल स्टार्ट फ्रॉम 4th डे एंड कंप्लीट एट 8th डे। तो दिस इज द एक्टिविटी और अ बार। सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, इसके लिए कोई स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस, बाई दिस बार प्रोग्रेस इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ओके, हम इस बार से परसेंटेज में बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क हमारा हो गया है। कैसे बता सकते हैं कि इस बार में हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज थी, जैसे हम समझते हैं दोबारा एक तरीके से। हमने एक बार चार्ट ड्रॉ किया, दिस इज एक्टिविटी, दिस इज अनदर एक्टिविटी, दिस इज अनदर एक्टिविटी and this is a last activity। okay, this is a last activity and the time duration of this activity is 30 days। last activity, this is 20, this is 10, this is 1। so if we consider this activity, हम पहली एक्टिविटी को मानते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा जो पहली एक्टिविटी के बिहाफ है, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड। हमारे पास पूरा काम कितना ख़त्म हो चुका है पहली एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद। हमारे पास 5 दिन में पहली एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, टोटल कंप्लीशन टाइम 30 डेज है, तो 5/30 इंटू 100 जितना ही परसेंटेज आ रहा है हमारा आएगा इसमें 16 पॉइंट समथिंग। दिस परसेंटेज कॉल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ वर्क आफ्टर द फर्स्ट एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। ओके, हम परसेंटेज में बता सकते हैं ना। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस बार चार्ट इज इट मे बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द प्रोग्रेसिव कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, ये हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या रिसोर्सेज लग सकते हैं हमारी किसमें, प्रोजेक्ट में,
और जो कॉस्ट आ सकती है उसके लिए भी हेल्पफुल होता है कभी कभार, लेकिन ये जनरली यूज नहीं होता, मतलब कभी कभार हो सकता है। ओके ना, हमने एडवांटेज समझ लिए हैं। अब बार चार्ट में एक खासियत है कि एडवांटेज तो हैं, लेकिन एडवांटेज कम है, इसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसके डिसएडवांटेज समझ लेते हैं, यानी कि कमियां समझ लेते हैं। ठीक है, पहली कमी है इसकी लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। अब बार चार्ट में हम ये नहीं बता सकते कि कितना वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कितनी ख़त्म हो गई है, और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत सारी सब एक्टिविटी भी होंगी, उस सब एक्टिविटी के बारे में नहीं बता सकते। यानी कि बार चार्ट में हम डिटेल से नहीं बता सकते कि कौन सी एक्टिविटी में क्या चल रहा है, उसकी सब एक्टिविटीज़ क्या है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वो आगे समझेंगे दूसरी डिसएडवांटेज में। तो पहली डिसएडवांटेज या कमी है बार चार्ट की कि हम इसमें डिग्री ऑफ डिटेल में डिटेल्स नहीं बता सकते, इसमें क्या क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, और भी कोई सब एक्टिविटीज़ हैं या नहीं उसके बारे में नहीं बता सकते। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस बार चार्ट वी कैन नॉट ड्रॉ द बार चार्ट फॉर अ बिग प्रोजेक्ट बिकॉज इट बिकम्स सो क्लमसी। सो बार चार्ट इज नॉट प्रेफर्ड। ओके, सिंपल सी बात है। इट इन दिस चार्ट एक्टिविटी आज ओके जी, समझ गए। देखो वही बात बोल रहे हैं हम कि सब एक्टिविटीज़ हम नहीं बता सकते। अब अगर हम सब एक्टिविटीज़ को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट करें तो एक बिग प्रोजेक्ट, एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, 1000 नंबर ऑफ 1000 2000 20,000। तो इतनी एक्टिविटीज़ को हम बार चार्ट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो बहुत झूल जमाला हो जाएगा, हम देख ही नहीं पाएंगे, क्लमसी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो सिंपल तरीके से बार चार्ट को हम छोटे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। बार चार्ट इज यूज फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट, नॉट फॉर यूज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। हम नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द bar chart. Now we will understand what the second disadvantage of the bar chart. The second disadvantage of the bar chart is a review of progress, project progress. हम इसमें ये नहीं बता सकते कि कितना मतलब किसी एक्टिविटी के कंप्लीशन होने के बाद तो हम समझा सकते हैं, बट ड्यूरिंग द एक्टिविटी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोग्रेसिव परसेंटेज और द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हम ये नहीं रिव्यू नहीं कर सकते, और रिव्यू का मतलब हम क्वालिटी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमारे जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो कैसी है, कितनी है, वो हम नहीं बता सकते। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज। हमको कंट्रोल भी नहीं रह सकते, हमें उसमें बहुत तरीके से देखना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, तभी ये चार्ट को सही तरीके से बना सकते हैं। हम इस चार्ट को देखो, हम इस तरीके की डिसएडवांटेज को हटा सकते हैं, हम प्रीवियस डिसएडवांटेज को भी हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? प्रीवियस डिसएडवांटेज को हम माइलस्टोन चार्ट से हटा सकते हैं, जो हम अनदर मेथड ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में समझेंगे। इसको हटा सकते हैं तो उसको वहीं समझेंगे, लेकिन इस रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को भी हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? इसको हटाने के लिए हम हैचेस बना सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटी हैं, अब हमको ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी कितनी परसेंटेज खत्म हो गई है। तो हम आधे बार में, मतलब हाफ ऑफ द बार में हैचेस बना देते हैं। हैचेस मतलब एक लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और ये बता देते हैं कि ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अगर दूसरी एक्टिविटी में हैचेस आधे हैं, इसका मतलब है यहाँ तक, ये इसका मतलब है कि सेकंड एक्टिविटी आधी ही खत्म हुई है, यहीं पर ही खत्म हुई है, पूरी खत्म नहीं हुई है। तो इस विद दिस क्या बोल सकते हैं, इस इफेक्टिव तरीके से हम इस ड्रॉबैक को, किसको, रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को हम रिमूव कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं इस हैचिंग की मदद से कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क या कितना एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज वी कैन रिमूव बाय द ड्रॉइंग द हैचिंग ऑफ द हाफ ऑफ द पोर्शन, हाफ ऑफ द बिट ऑफ द एक्टिविटी। ओके, अनदर डिसएडवांटेज, तो दिस इज मेन डिसएडवांटेज, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। इसके बारे में समझते तरीके से समझ लेंगे। इस ड्रॉबैक का मतलब है कि हम किसी दो एक्टिविटीज़ के बीच में इंटर रिलेशनशिप नहीं बता सकते। कैसे इंटर रिलेशनशिप? कि पहली एक्टिविटी क्या है, दूसरी एक्टिविटी क्या है, क्या पहली एक्टिविटी खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, क्या पहली एक्टिविटी के साथ ही दूसरी एक्टिविटी हो सकती है, ये नहीं बता सकते। बस हम ड्रॉ करके चलते चलेंगे, ये नहीं बता सकते कि पैरेलल एक्टिविटीज़ है या सीरियल एक्टिविटीज़ है। पैरेलल एक्टिविटीज़ क्या? वो एक्टिविटीज़ जो एक साथ चल सकती हैं। जैसे
किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के एक हिस्से में हमारी फाउंडेशन चल रही है और दूसरे हिस्से में फाउंडेशन बन चुका है, तो दूसरे हिस्से में हम, या फिर उस पूरे घर में एक जगह पे हम ब्रिक वर्क चल रहा है और दूसरी जगह पे हम अपना स्टोन वर्क या दूसरी जगह पे हम अपना प्लास्टरिंग वर्क कर सकते हैं। दिस इज पैरेलल एक्टिविटी। व्हाट इज द सीरियल एक्टिविटी? सीरियल एक्टिविटी के मीन्स कि फाउंडेशन हमारा बनना है, तो पहले बनेगा, पहले एक्सकवेशन होगा, देन फाउंडेशन बनेगा, देन कॉन्क्रीटिंग होगी, मतलब रीइंफोर्समेंट होगा, देन कॉन्क्रीटिंग होगी। ये सारी चीज़ें स्टेप्स सीरियल एक्टिविटी कहलाती हैं। और पैरेलल मीन्स एक एक्टिविटी के साथ दूसरी एक्टिविटी चल सकती है। जैसे हम लिख के समझते हैं, जैसे सीरियल एक्टिविटी की बात करें, सीरियल में सबसे पहले हमें फाउंडेशन बनाना है, तो सबसे पहले एक्सकवेशन करेंगे, सबसे पहले एक्सकवेशन करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, देन वहाँ पर रीइंफोर्समेंट डालेंगे, तभी तो फाउंडेशन डालेगा, देन रीइंफोर्समेंट, देन कॉन्क्रीटिंग। दिस इज कॉल्ड अ सीरियल एक्टिविटी। मीन्स after the before the completion of the after the completion of the first activity we will not start completion of the first activity we will not start the second activity। हम इस एक्टिविटी के खत्म होने से पहले इस एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एज अ सीरियल एक्टिविटी। बट व्हाट इज द पैरेलल एक्टिविटी? पैरेलल एक्टिविटी मीन्स कि एक हिस्से में हमारा ब्रिक वर्क चल रहा है और दूसरी जगह हम स्टोन वर्क चला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल एक्टिविटी। पहले हिस्से में ब्रिक वर्क चल रहा है, बढ़िया बात है, दूसरे हिस्से में स्टोन वर्क चल रहा है, ये बढ़िया बात है, हम दोनों को एक साथ चला सकते हैं। दिस इज द पैरेलल एक्टिविटी। बट विद द हेल्प ऑफ द बार चार्ट वी कैन नॉट टेल दिस इज अ सीरियल एक्टिविटी, एनी एक्टिविटीज सीरियल एक्टिविटीज और एनी एक्टिविटीज अ पैरेलल एक्टिविटीज हम नहीं बता सकते, बस ड्रॉ करके चलते जाएंगे। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार चार्ट, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। ओके, हम ये नहीं बता सकते। तो सीरियल एक्टिविटी और कॉन्करेंट और पैरेलल एक्टिविटी के बारे में हमने जाना क्या है और उसका क्या ड्रॉबैक है ये भी समझा। नाउ ये दिख रहा है, मैंने ड्रॉ भी किया है, भूल गया था। तो इंटर रिलेशनशिप मीन्स देखो, दिस इज अ ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। दीज all activities are the parallel activities. Sorry, these all activities are the serial activities. बिकॉज पहले ये खत्म होगा, यही कंप्लीट होगा, देन इसे स्टार्ट हो सकता है। पहले ब्रिक वर्क होगा, पहले दीवार बनेगी, देन उसके बाद प्लास्टरिंग वर्क हो सकता है। हम दीवार बनने के पहले या दीवार बनने के साथ प्लास्टरिंग नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एज ए सीरियल एक्टिविटीज। बट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, टाइलिंग चल रही है, फर्नीचर चल रहा है, तीनों चीज़ें हमारी एक साथ चल सकती हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेलल एक्टिविटीज। बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बोथ ऑफ द डायग्राम, बोथ ऑफ द बार चार्ट। हम नहीं कर सकते सिंपल एक दोनों चार्ट एक जैसा दिख रहा है, इट मीन्स इसमें भी वही काम चल रहा है, इसमें भी वही काम चल रहा है। हम कैसे बता सकते हैं कि दोनों एक्टिविटी अलग अलग हैं? दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार चार्ट। क्या ड्रॉबैक है? एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। Okay. Now another disadvantage is the time uncertainty। देखो, इस प्रोजेक्ट को या इस बार चार्ट को हम उन प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते जिसमें हम टाइम की अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, हम नहीं बता सकते कि वो प्रोजेक्ट हमारा कब खत्म होगा। कौन से प्रोजेक्ट में बता सकते? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कोई रिसर्च चल रही, किसी एलिमेंट को खोजा जा रहा है, किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, उस रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइम या ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है कि वो ख़त्म कब होगा। ओके, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट में हम इस बार चार्ट को नहीं बना सकते, क्योंकि एट दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वी हैव टू रिशेड्यूल द एक्टिविटीज़। बट इस बार चार्ट में हम एक तरीके से एक्टिविटी बना दी तो हम उसको रिशेड्यूल नहीं कर सकते, बन गई तो बन गई। This type of the bar chart is not used for the research and development project, or we can say that this is a major disadvantage of the lacking of the bar chart. What is the lacking? Time uncertainty. Okay. तो ना द फिफ्थ डिसएडवांटेज हमने बताया था कि डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, एडवांटेज बहुत कम है इसके, क्योंकि एडवांटेज इसीलिए कम है कि सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के कारण हमको बहुत सारी चीज़ें लैग कर जाती हैं। तो फिफ्थ डिसएडवांटेज है नॉट इंडिकेटिंग द क्रिटिकल एक्टिविटी। व्हाट इज द क्रिटिकल एक्टिविटी? क्रिटिकल एक्टिविटी का मीन्स होता है कि वो एक्टिविटी या वो पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटी, उस क्रिटिकल एक्टिविटी को, वो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी को रिशेड्यूल करने पे या हटाने पे हमारी आगे और पीछे वाली एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही हैं। ओके,
व्हाट इज द, हमने कोई सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ बनाई, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, पहली एक्टिविटी, देन सेकंड एक्टिविटी, देन थर्ड एक्टिविटी, नाउ दिस इज ए क्रिटिकल एक्टिविटी। व्हाट इज ए क्रिटिकल एक्टिविटी? अगर हम इसको आगे पीछे सरकाते हैं, मीन्स इसके टाइम ड्यूरेशन को आगे पीछे करते हैं, तो उस आगे पीछे करने से हमारी ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी दोनों डिस्टर्ब होती हैं। दिस इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एक्टिविटी। ओके, बट बाय द ड्राइंग ऑफ दिस बार चार्ट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी क्यों आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि उसके आइडेंटिफिकेशन से हमको ये पता पड़ जाता है कि हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना हो रहा है। ओके, टाइम इम्पोर्टेंट इसीलिए कि टाइम अगर इंक्रीज होता है हमारे प्रोजेक्ट का, तो कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, हम नहीं बता सकते कि क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है। ओके, द लास्ट थिंग इज, लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस बार चार्ट मेथड इज नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं बता सकते, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द, हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज द कॉस्ट? बिकॉज बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी वी कैन कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड और वी कैन से टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। बट अगर हम टाइम ड्यूरेशन ही नहीं समझ पा रहे हैं कितने टाइम में ख़त्म होगी, तो हम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, वी कैन से। ठीक है, अगर टाइम बढ़ता है तो कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैनेज, दिस इज एडवांटेज ऑफ द बार चार्ट मेथड। ओके, दीज आर द डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हमने इस क्लास में अभी तक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग बार चार्ट के बारे में जाना। नाउ अब हम इस सारे बार चार्ट और सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज को समराइज फॉर्म में समझते हैं। कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन चीज़ में क्या मेथड आते हैं। ओके, नाउ एक बार रिपीट समझ कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द बार चार्ट? बार चार्ट वी अंडरस्टैंड इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द एक्टिविटी एंड द टाइम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम ड्यूरेशन, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक, दिस एक्टिविटीज आर शोन इन द बार। What is the bar? We understood about it. Bar chart, the starting of the bar. This is the bar chart. Starting of the bar is called as the starting of the activity. Finishing of the bar is called as the finishing of the activity. Okay, and the length of a bar is called as a duration of the activity. We will understand. We understood about the duration of the activity with choosing an example. Okay, this is the bar chart. Now, what are the advantage of the bar chart? There are very few examples of the bar chart. Few advantage of the bar chart. First is it is very simple to draw and easy to understand. It is not require any skilled person to draw the bar chart. ठीक है, हमें इसको किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। सिंपल नॉर्मल इंसान को बता दो कि वो हमारा इतने समय पे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है एंड द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी दिस एंड द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट दिस, तो वो रेक्टेंगुलर बार बना के हमारा बार चार्ट बना देगा। सिंपल परसेंटेज बता सकते हैं, बट परसेंटेज कब बता सकते हैं? परसेंटेज तभी बता सकते हैं जब एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो रही हो। फॉर आफ्टर ऑफ completion of the one or two activity or any activity, we will tell about the percentage of the progress of this project, of any project. Okay, we can also determine the resources and the progressive cost, but in some cases we will not tell about the resources and the progressive cost एंड इन एवरी केसेस और एवरी प्रोजेक्ट। ये कब बता सकते हैं? जब छोटा है स्मॉल वर्क हो, और जनरली ये जो बार चार्ट है वो स्मॉल वर्क के लिए ही यूज़ किया जाता है, बिग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हमने बोला कि हमने समझा कि जो बार चार्ट है उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं बट डिसएडवांटेज बहुत कम है, बट डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। तो डिसएडवांटेज के एक तरीके से क्विक रिव्यू देख लेते हैं। पहला, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। हम बार चार्ट में ये नहीं बता सकते कि कोई हमारा क्या कहते हैं कि कोई एक्टिविटी में कितनी सब एक्टिविटीज़ हैं और वो एक्टिविटी कब ख़त्म हो गई है। ठीक है, एक्टिविटी हो सकती है लंबी एक्टिविटी जिसमें बहुत सारी सब एक्टिविटीज़ हों, सब एक्टिविटीज़ के भी अंदर भी सब एक्टिविटीज़ हों, तो उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो लेकिन ये जो डिसएडवांटेज है इसको हम माइलस्टोन चार्ट से रिमूव कर सकते हैं। व्हाट इज द माइलस्टोन? वी विल अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स व्हाट इज द माइलस्टोन चार्ट।
इस डिसएडवांटेज के कारण हम इस बार चार्ट को कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इन द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट देयर आर सो मैनी activities, 1000, 2000, up to 10,000 and many more. So if we draw these type of activities, it becomes very clumsy or it becomes very complex to understand. ठीक है, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, अजीब तरीके से बाहर जा रहे हैं, अजीब तरीके से एक्टिविटीज़ जा रही हैं, तो उनको समझना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस डिसएडवांटेज के कारण हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। नाउ द अनदर एग्जांपल इज द रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। अब हम इस डिसएडवांटेज के कारण हम ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर एक्टिविटी कितनी परसेंटेज ख़त्म हो गई है, ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई, ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं, हम तभी बता सकते हैं जब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी आप पूरी ख़त्म हो जाए। ओके, बट दिस डिसएडवांटेज विल ऑल्सो रिमूव्ड बाय द हैचिंग प्रोसेस। व्हाट इज हैचिंग प्रोसेस? वी कैन ड्रॉ हाफ ऑफ द बिट हैचिंग इन हाफ ऑफ द बिट ऑफ द एक्टिविटी एंड वी कैन से अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी। कैसे कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ बनाई और हाफ ऑफ द पोर्शन में हैचिंग कर दी। कैसे हैचिंग कर दी? अगर हमारी कोई एक्टिविटी आधी खत्म हो गई तो हाफ ऑफ द पोर्शन में हैचिंग कर दी। हैचिंग मीन्स लाइन्स ड्रॉ कर दी। इससे ये समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हाफ खत्म हो गई, आधी खत्म हो गई है। ओके, now another disadvantage is इंटर रिलेशनशिप। हम एक्टिविटीज़ के बीच में इंटर रिलेशनशिप नहीं बता सकते। डिसएडवांटेज, हमें एक एक्टिविटी के बारे में पता है, दूसरी एक्टिविटी के बारे में पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में नहीं पता है। दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द सीरियल एक्टिविटी, दिस इज द पैरेलल एक्टिविटी, बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बोथ ऑफ द एक्टिविटीज़। ओके, द अनदर डिसएडवांटेज है टाइम अनसर्टेनिटी। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर सकते, इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए, तभी इस चार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज we cannot identify the critical activity, and if we do not identify the critical activity, we cannot understand or we cannot say the cost of the project, or we cannot determine the optimum cost of the project. This is the last disadvantage of this method. Okay, हमने इस लेक्चर में बार चार्ट के बारे में समझा। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।